हाँ, रिजॉल्व द वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखा जाता है, क्या क्या तरीका था कि मेन वेक्टर है, मेन वेक्टर को स्लाइड करके क्या बना देते थे, हाँ, ऑरिजिन के साथ कॉन्साइड करा देते थे। उसका जो मेन वेक्टर का जो टेल था उसको ऑरिजिन से कॉन्साइड कर देते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, फिर रेक्टेंगल बना देते थे, फिर देखते थे कौन सा एरिया में रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए वेक्टर मेन वेक्टर का हेड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाते थे, तो एक रेक्टेंगल बन जाता था। तो फिर उसका मतलब कंपोनेंट लिखना आसान हो जाता था। ये सब ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी कर लिए थे। ठीक है, अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम करेंगे तो और थोड़ा फील आएगा, क्योंकि ये वाला जो है पूरा टोटल 11-12 में सब में जरूरी पड़ेगा। ठीक, तो और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो सपोज दैट कि मान लो कि ये मान लो सर्किल है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज दैट 3 फोर्स है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स मान लो इधर है। ऐसे हाउ मेनी टोटल फोर्सेस, 3 फोर्सेस। और ये एंगल मान लो दिया हुआ है, सपोज 45 डिग्री दिया हुआ है। कितना है, 45 डिग्री ये दिया हुआ है। बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, हम इसका ऐसे बात करें तो मान लो कि 3 फोर्स है। लेट दिस फोर्स बी डिनोटेड बाय F1, लेट दिस फोर्स बी डिनोटेड बाय क्या, F2, और लेट दिस फोर्स बी डिनोटेड बाय F3। हाउ मेनी टोटल फोर्सेस, 3 फोर्सेस। इसको चाहो तो तुम OA लिख सकता है, OB लिख सकता है और OC भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो OA वेक्टर बोले तो F1 वेक्टर, OB वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। F1 का भी F है, F2 का भी F है और F3 का भी F है। और ये इसके साथ 45 बना रहा है, तो इसके साथ भी कितना बनाएगा। अब OA वेक्टर को F1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, ऐसा भी लिखा जा सकता है, OA वेक्टर, फिर क्या OB वेक्टर एंड फिर क्या OC वेक्टर। बोल क्लियर है। ठीक है, देखो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो लेट द रिजल्टेंट भी R ले लेते हैं, लेट द रिजल्टेंट भी क्या R। तो कैन वी राइट R वेक्टर इक्वल टू व्हाट, OA वेक्टर। सपोज बोलो फटाफट, OB वेक्टर प्लस व्हाट, ऐसे R वेक्टर इक्वल, OA वेक्टर को हम F1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, OB वेक्टर बोलो प्लस OC F3 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात, R वेक्टर बराबर। अच्छा, F1 वेक्टर क्या है, तो F1 इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव ऑफ X की तरफ। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लगा, हाँ F आई कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, F आई कैप। अच्छा, इसका भी लेंथ कितना है, F है, बट इसका अगर देखा जाए तो इसका रेक्टेंगल किस प्लेन में बनेगा, हाँ, तो ये तुम्हारा F है और ये कितना है 45। ये किस फोर्स का बात कर रहे हैं, F2 का। तो ये O है, ये B है, तो इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे और ऐसे करेंगे, तो इसका रेक्टेंगल पहला क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। बोल क्लियर है। इधर वाला क्या जाएगा, कॉस वाला, और ऊपर वाला क्या जाएगा, साइन वाला। तो बोल क्या लिखा जाएगा, तो कैन वी राइट F cos 45 डिग्री आई का, वेरी गुड। देन F sin 45 डिग्री J का। कोई कॉस वाली बात, ये किसके नाम पर, F2 के नाम पर। फिर बोला जाए F3 के नाम पर क्या होगा, तो F इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन इसका पॉजिटिव ऑफ Y है, तो क्या लगा देगा, J का। कोई दिक्कत वाली बात। देयरफॉर R वेक्टर बराबर कितना लिखेंगे, देखो आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी है, F बाहर निकाल लो तो 1 प्लस cos 45 क्या होगा, cos 45 1/√2, फिर क्या होगा आई कैप। अरे बोलो, दूसरे वाले में भी F बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा सर, यहाँ पर भी 1 बचेगा और 1/√2। कोई दिक्कत वाली बात। देखो तो sin 45 cos 45 कितना होता है, 1 नहीं, sin 45 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1/, ठीक, तो वही की। बोल क्लियर है। अच्छा, दोनों में से ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी यही आइटम है, इसमें भी यही आइटम है। तो बोल क्या लिखेंगे, तो कैन वी राइट R वेक्टर इक्वल टू व्हाट, F
1 प्लस 1 बाय रूट 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको ये रिजल्टेंट का टोटल वैल्यू आया, ये क्या है रिजल्टेंट का टोटल वैल्यू है। अब हम प्लॉट द वेक्टर करेंगे तो रिजल्टेंट का टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकल जाएगा और रिजल्टेंट का पूरा सही डायरेक्शन जो है वो निकल जाएगा। नहीं तो सारे केस में लास्ट तक जाना, उसके बाद प्लॉट द वेक्टर करना जरूरी है। प्लॉट द वेक्टर करने से क्या होता है, हाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का सही डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो अब हम प्लॉट द वेक्टर करेंगे, प्लॉट द वेक्टर, वेक्टर को प्लॉट करेंगे। बल्कि क्लियर है, कोई कष्ट वाली बात। तो वेक्टर को अगर प्लॉट करेंगे तो देखो कैसे कैसे होगा। तो इसके लिए हमको एक्स एक्सिस बनाना होगा, वाई एक्सिस बनाना होगा, अरे बोलो और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, देखो आई कैप का कोएफिशिएंट देखो ये है, यही है, मतलब इतना आइटम जो है एक्स की तरफ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो इधर वाला लिखेंगे एफ 1 प्लस 1 बाय रूट 2 आई कैप। क्लियर, मोटा मोटी हम वेक्टर को प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे मोटा मोटी वेक्टर को प्लॉट करेंगे। अब देखो दूसरा वाला क्या है, वो भी सेम ही होगा, तो वो भी सेम होगा, तो जितना लेंथ का ये वाला उतना ही लेंथ का ये वाला। बोल क्लियर है, जितना लेंथ का ये वाला उतना ही लेंथ का ये वाला। बोल क्या लिखेंगे एफ 1 प्लस 1 बाय रूट 2, कोई दिक्कत बोल, हाँ और यहाँ लगा देंगे जे कैप। ये आई कैप जे कैप लगाने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि किस एरिया में रिजल्टेंट होगा, किस क्वाड्रेंट में या किस एरिया में रिजल्टेंट तुम्हारा होगा, ये सही पता चल जाएगा। बोल क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, हाँ रेक्टेंगल बनाना है। क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो देखो इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से बनाएंगे। तो क्या यही जोन ऑफ रिजल्टेंट है। रेक्टेंगल किस प्लेन किस एरिया में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेक्टेंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये रहा तुम्हारा रिजल्टेंट। ठीक है, यही आर वेक्टर लिख रहे हैं जिसका वैल्यू कितना इतना। अच्छा अब देखो ये किस रूल को फॉलो करेगा, ये दोनों चूंकि कितने एंगल पे है 90 डिग्री, तो किस रूल को फॉलो करेगा, तो पाइथागोरस करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट व्हाट एफ 1 प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर बोला जाए सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाता है। बोल क्लियर है। तो बोलो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ बाहर 1 प्लस 1 बाय रूट 2 बाहर, दोनों में अंदर क्या बचता है, यहाँ भी 1 बच गया और यहाँ भी 1 बच गया। बोल क्लियर है। तो आर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट एफ बाहर, बोला जाए इसको चाहो तो रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको रूट 2 से रूट 2 कट गया। तो बोल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो 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 रूट 2 प्लस 1 डिवाइड ये इतना, यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे आएगा, तो मान लो ये एंगल थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो बोला जाए क्या होगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों का लेंथ चूंकि सेम है तो टोटल रिजल्टेंट पूरे एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो पूरा बाइसेक्ट करेगा तो ये 45 होगा। ऐसे भी तुम करके देखो, ऐसे भी 45 या फिर हाँ ऐसे भी करेगा तो देखो कितना आएगा, परपेंडिकुलर ये वाला बेस ये वाला कट गया तो ये 1 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जैसे चाहो वैसे बना लो। ठीक, यहाँ पर कि देखो यहाँ पर n आइडेंटिकल वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और थीटा जो है एंगल है, मतलब हर वेक्टर पहले वाला वेक्टर से कितना एंगल से आगे है, लीड कर रहा है, तो थीटा डिग्री से लीड कर रहा है। तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से ये अचीव कर लेंगे। अच्छा इसका डेरिवेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा वेक्टर तो डेप्थ में पढ़ना नहीं, बस उसका यूज पढ़ना है। तो इसको देखो पहले हम समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लो बहुत सारा वेक्टर्स है, सब आइडेंटिकल होना चाहिए, याद रखना क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। तो मान लो एक वेक्टर ये ले लो, ठीक है, एक वेक्टर ये ले लिए, एक वेक्टर और ले लिए ये वाला, एक वेक्टर और ये ले लिए ए वाला और एक वेक्टर और ले लिए ये वाला। बोल क्लियर है ना, हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 वेक्टर है, सब आइडेंटिकल होना चाहिए। अच्छा पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर से
या दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर से कितना एंगल आगे, थीटा, फिर तीसरा दूसरे से भी थीटा होना चाहिए, चौथा तीसरे से भी कितना होना चाहिए, थीटा। मतलब हर नेक्स्ट वेक्टर पहले वाला वेक्टर से थीटा एंगल से लीड करना चाहिए, आगे होना चाहिए, तभी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह से होगा तो सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो इतना होगा। व्हाट इज ए? तो ए है लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर। अच्छा एन क्या है? तो एन नंबर ऑफ वेक्टर है, जैसे नंबर ऑफ वेक्टर बोला जाए तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा, बोल क्लियर है। अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा सबसे पहले वाला वेक्टर से, उसका फॉर्मूला देखो ये हो जाएगा, अल्फा बराबर थीटा ब्रैकेट में n-1/2, ठीक है। व्हाट इज थीटा? तो ये थीटा है कि पहला वेक्टर या हर नेक्स्ट वेक्टर पहले वाला जो वेक्टर से जो लीड कर रहा है वो एंगल थीटा है, बोल क्लियर है। मतलब ये इससे लीड कर रहा है थीटा से, ये इससे थीटा से, ये से, वही वाला थीटा ये है। n क्या है? तो n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, बोल क्लियर है। तो उसका रिजल्टेंट जो होगा मतलब कि सबसे पहले वाला वेक्टर के साथ, ऐसे तो सिमेट्री के अनुसार देखा जाए तो ये तो बीचों बीच में होना चाहिए, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, वही अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा के बारे में समझ में आ गया। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया, बोल क्लियर है, ठीक है। कोई कष्ट वाली बात? अरे बोलो। अब देखो, अब हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि दो वेक्टर, एक ये है एक ये है, और ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर हम नॉर्मल में जो फॉर्मूला सॉल्व करते थे, हाँ पैरेलग्राम लॉ से, तो हम लोग कैसे निकालते थे? तो √a² + b² + 2ab cos थीटा होता था। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 क्या हो जाता था, 0। तो √a² + b² जो पाइथागोरस का रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो √f² + f² कितना हो जाएगा, तो √2f हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट √2f हो जाएगा। और ये वेक्टर का दोनों का लेंथ बिल्कुल क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट क्या करेगा, पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला वेक्टर इसके साथ भी 45 बनाएगा और इसके साथ भी 45 बनाएगा। कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट का √2f इस केस में, और इसके साथ 45 और इसके साथ भी 45 बनेगा। ये तो हम लोग जनरल जो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे वो वाला है, लेकिन इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो अगर देखा जाए तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, 1 2, तो n की जगह क्या हो गया, 2। अच्छा इंडिविजुअल वेक्टर का लेंथ क्या है, तो a की जगह f हो जाएगा क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा दूसरा वाला वेक्टर पहले वाला वेक्टर से कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री से। तो ये फॉर्मूला में पुट करो, तो a की जगह f हो गया, n की जगह तुम्हारा 2 हो गया, थीटा की जगह 90 हो गया। सॉल्व करो यहाँ भी। अब ये देखो 2 से 2 कट गया तो sin 90 क्या हो जाता है, 1, और sin 45 नीचे में हो गया ना, जो कि 1/√2 होता है, तो वही वाला √2 ऊपर चला गया। तो इसका आंसर ये वाला हो गया, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन का बात किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ एफ रिजल्टेंट क्या होगा? तो अगर यहाँ पर थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, एन की जगह 2 पुट करेंगे, तो देखो ये तो कट गया, तो 45 डिग्री बनेगा। और 45 डिग्री कैसे, किसके साथ, पहले वाला वेक्टर के साथ, मतलब इस वेक्टर के साथ ये 45 डिग्री बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बोल क्लियर है। दूसरे केस में देखो क्या है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना है। तो नॉर्मल में देखा जाए तो √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, बट यहाँ पर वो वाला जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जो है वो कितना है, 120 है। तो सॉल्व करेगा तो आ जाएगा। या फिर हम लोग ये प्रॉपर्टी भी पता है कि अगर दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, किसी एक के बराबर होता है। ऐसे भी याद रखते थे, ठीक है। तो वो ऐसे भी याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि वो तुम्हारा ये एफ और एफ 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये एफ हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पैरेलग्राम लॉ से पढ़े ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा से। लेकिन इसको यूज करके कैसे करेंगे, तो अगर देखा जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेक्टर क्या है, 1 2 2 है, तो n की जगह 2 हो जाएगा। अच्छा इंडिविजुअली लेंथ क्या है, तो a की जगह f हो जाएगा क्योंकि सब वेक्टर का लेंथ f है। अच्छा थीटा क्या होगा, तो दूसरा वाला वेक्टर पहले वाला वेक्टर से कितने एंगल से लीड कर रहा है, 120 डिग्री से, तो थीटा की जगह 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पुट करो, तो a की जगह f, n की जगह 2, थीटा की जगह 120, सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, sin 120। sin 120 को sin 90 + 30 लिख सकते हैं। sin 90 + 30 क्या होगा, cos 30 होगा। cos 30 क्या हो जाता है, √3/2। अच्छा नीचे में आ जाओ,
थीटा की जगह क्या 120, तो 120 मतलब 7 साइन 60 डिग्री, ये भी √3/2 हो गया, तो √3/2 से √3/2 कट गया तो कितना आ जाएगा f, तो ऐसे भी आ गया f। बोल क्लियर है, वेरी इजी। अच्छा तीसरे वाला एग्जांपल में देखो क्या किए हैं कि देखो तीसरे वाला एग्जांपल में 3 वेक्टर लिए, 1 2 3। अब ये तीनों का रिजल्टेंट निकालना है और देखा जाए तो ये वेक्टर इस वेक्टर से 60 है, 60 आगे है, इस वेक्टर से इस वेक्टर के बीच में 60 है, तो 60 कितना हो गया 120। तो अगर नॉर्मल में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा। नॉर्मल में कहा जाए तो देखो f और f का बीच में 120 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर हो गया, तो वो f हो जाएगा, और सिमेट्री के चलते ये दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, तो ये वाला f हो गया। तो मतलब ये इसका रिजल्टेंट तुम्हारा क्या होगा f, और एक पहले से एक और वेक्टर f, तो ये f मिला के कितना हो गया 2f। तो ऐसे इसके एक आंसर 2f भी आ गया। बोल क्लियर है, अरे बोलो। और एंगल का देखा जाए तो थीटा की जगह क्या हो गया, तो 120, तो सॉरी थीटा क्या है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर से सॉरी अगर सिमेट्री के चलते देखा जाए तो सिमेट्री के चलते जो है क्या है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन बीचों बीच, और फिर पहले से भी उधरे है तो बीचों बीच जाएगा, तो एक तो ऐसे आ गया। और दूसरा क्या है कि अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो फॉर्मूला वाइज में थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री पुट करो, तो n के जगह 3 हो गया, थीटा की जगह 60 हो गया, तो पुट करके देखो तो देखो क्या होगा, n के जगह 3 थीटा की जगह 60। अब सॉल्व करके देखो कितना आएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 इंटू, मतलब ये तुम्हारा कट जाएगा ना, तो ये तुम्हारा 30 हो गया, तो ये 90 हो गया। अच्छा साइन 60/2 कितना हो जाता है, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, तो इसीलिए इसका आंसर 2f हो गया। तो देखो ऐसे भी कर रहे हैं तो भी उतना ही आ रहा, वैसे भी कर रहे हैं तो भी उतना आ रहा, तो बहुत स्मार्ट मेथड है। इससे फायदा क्या होगा, हाँ फायदा क्या होगा कि अगर बहुत सारा वेक्टर होगा ना तो फिर ये बहुत आसानी से एक ही बार आंसर निकाल के रख देगा, फिर रिजॉल्व करने का या बहुत सारा जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना वो फॉर्मूला का जरूरी नहीं पड़ेगा, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, चलो उतारो इसको, पता चल जाएगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक सर्किल है, क्या है एक सर्किल है, इस सर्किल में बीचों बीच जो है मतलब बराबर बराबर ये 12 वेक्टर लिए हैं, हाउ मेनी वेक्टर्स 12, सबका मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल सेम है, मतलब एफ 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 करके ऐसे जो भी है 12 गो है। अब सबका रिजल्टेंट निकालना है, तो सिमेट्री के चलते अगर देखा जाए तो सिमेट्री के चलते हर वेक्टर दोनों एक दूसरे वेक्टर को क्या करेगा कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ऐसे सारा वेक्टर सिमेट्री के चलते सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, एफ एफ एफ। बोल क्लियर है, तो एक तो रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला से देखते हैं कैसे क्या आएगा, तो फॉर्मूला में हमारा क्या है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो क्या होता है, तो साइन n θ/2 ऐसे डिवाइडेड बाई व्हाट, यही ना है, अरे बोलो। और डायरेक्शन का अगर देखा जाए तो थीटा n-1 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। अब पहले वाला केस में अगर देखते हैं फर्स्ट वाला केस में, तो देखो टोटल कितना वेक्टर है 12, अरे बोलो 12 है ना, तो ईच एंगल क्या होगा, तो टोटल 360 होता है, तो 360/12 करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 12 दूनी 24 बरती 36, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हर वेक्टर ये सब कितना एंगल है 30 30 30 30 ऐसे करके 30 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 0 आना चाहिए। इसमें फॉर्मूला में सेट करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखो अगर देखा जाए तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, n का वैल्यू हो गया 12, अरे बोलो, और a0 का वैल्यू हो गया यहाँ पर f हो गया। तब इसका रिजल्टेंट निकालता है, f रिजल्टेंट कितना आएगा देखते हैं। तो देखो a0 f हो गया साइन, अब n 12, थीटा कितना 30 डिवाइडेड बाई क्या 2 डिवाइडेड बाई साइन 15 ऐसे। तो देखो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा ना, तो 6 3 18 180 डिग्री। अच्छा साइन 180 कितना होता है 0 होता है, तो एफ रिजल्टेंट क्या हो गया 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री भैया कितना होता है 0 होता है, तो ऐसे भी आ गया। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0 होगा। बोल क्लियर है, काफी आसान। ठीक है, अरे बोलो, तो ये हमारा पहला वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अच्छा बोल क्लियर है, ये समझ में आ गया। अच्छा दूसरा वाला ये बना, तो देखो दूसरा वाला हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला इधर का सारा हटा दे रहे हैं। ठीक,
इधर का अगर सारा हटाएंगे तो कितना वेक्टर हो गया देखो, तो देखा जाए तो सब तो बिल्कुल वैसा ही है ना, खाली नंबर ऑफ वेक्टर कम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 वेक्टर हो गया। ये 7 वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो अब हम n के जगह कितना पुट करेंगे, तो वेरी गुड, n के जगह 7 पुट करेंगे, बाकी ये वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो f साइन 7 इंटू थीटा, थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ 30 है बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, साइन 30 बाई 2। अब देखो कितना आएगा, तो ये तो कटेगा तो 15 आएगा, 15 से 105, तो f साइन 105 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या, नीचे में साइन 30 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f रिजल्टेंट। तो f रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारा f साइन 105, साइन 105 को साइन 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, जिसको क्या हो सकता है, ये cos 15 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा cos 15 आएगा, और नीचे में साइन 30/2 आया ना, तो ये तुम्हारा साइन 15 हो गया। बोल क्लियर है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा f cos 15 बाई साइन 15 आएगा। अच्छा, cos 15 को cos क्या लिख सकते हैं, तो तुम चाहो तो cos 45 माइनस क्या लिख सकता है, हाँ, तो 45 माइनस 30 लिख सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो cos 15, तो cos 45, cos एक cos भी प्लस साइन साइन भी होता है ना, तो इसको सॉल्व करो तो cos ये तुम्हारा √3/2 और प्लस 1/√2, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 1/2, तो ये आएगा तुम्हारा ऊपर में √3 प्लस 1/2√2 ऐसे। तो cos 15 तुम्हारा इतना आ गया। उसी तरह से साइन 15 निकाल सकते हैं, तो साइन 15 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाँ, तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये सब ऑलरेडी पहले से हो चुका है। तो ये कितना आएगा 2√2। तो अब इसको वैल्यू सॉल्व करेगा तो देखो ये इतना आ जाएगा, देखो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, कहने का मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो इतना आएगा। अच्छा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना आएगा, तो रिजल्टेंट का अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो देखो सिमेट्री के चलते बीचों बीच आना चाहिए। देखो तो ये वाला तीनों और ये वाला तीनों का रिजल्टेंट बीचों बीच गया, और एक पहले से इधरे है, तो रिजल्टेंट इधरे ना आएगा। ठीक है, तो सातों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा इधर ही जाएगा। बोल क्लियर है, अरे बोलो। और वो एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो मान लो अगर फर्स्ट वेक्टर को हम ये मानते हैं, ये वाला, तो फर्स्ट वेक्टर से अगर ये निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू एन, एन कितना 7, थीटा माइनस 1, थीटा कितना है, सॉरी एन थीटा, थीटा कितना, पहले थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा है 30 डिग्री, एन कितना है 7, तो 7 माइनस 1/2, तो कितना हो गया, तो ये तो 6 हो गया, 6 ये कितना आ गया, तो ये तुम्हारा 7 में से हो गया 6, 6 3, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री बोला जाए तो देखो 30 30 60 30 90, 90 इधर चला जाएगा। ठीक है, यह पहला वेक्टर ये लेगा तो ये इससे लीड कर रहा है, इससे लीड कर रहा है, तो यह भी 30 30 30, ये भी इधर चला गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बोल क्लियर है, अरे बोलो। एक दे बनाने के लिए चलो एक वेक्टर और हटा देते हैं। ठीक है, एक वेक्टर और हटा देते हैं तो देखो कितना आएगा। इसको उतार लेना पॉज करके, एक वेक्टर हटा देते हैं, मतलब ये वाला बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 वेक्टर यहाँ बनाओ। तो ठीक है, ये बना, तो इसमें हम लोग क्या किए, हम ही वेक्टर कर दे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही वेक्टर है। इसको सॉल्व करो तो आया। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखो रिजल्टेंट क्या होगा, तो एफ आर इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल है, साइन 6 इंटू 30 बटा क्या 2, अरे बोलो, डिवाइडेड बाई साइन 30 बटा 2, ऐसे। तो एफ हो गया। अच्छा, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, तो साइन 90 डिग्री ऊपर चला गया, नीचे में आ जाओ साइन 15। ठीक है, अब ये वाला साइन 90 तो 1 हो जाता है, और साइन 15 का वैल्यू क्या होगा, √3 माइनस 1/2√2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा f 2√2 डिवाइडेड बाई क्या, √3 माइनस 1। बोल क्लियर है, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोल क्लियर है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा देखो क्या है, डायरेक्शन क्या होगा, तो सिमेट्री के चलते देखा जाए तो ये 3 वेक्टर ये हो गया,
और 3 वेक्टर ये हो गया, तो तीनों ये तीनों और ये तीनों का सिमेट्री के चलते रिजल्टेंट बीचों बीच चला जाएगा। यानी तो अगर एंगल डायरेक्शन ये फॉर्मूला से निकालना है तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री n 6 - 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 5 हो गया और ये हो गया क्या 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 और ये 5 75, तो 75 डिग्री पहले वाला वेक्टर के साथ। तो पहला वेक्टर या तो इसको अगर मानना है तो इसको ले लो पहला वाला, तो ये क्या हो 30 30 60 और ये पूरा टोटल 30 होता है, तो उसका आधा जोड़ो 15, तो 60 और 15 क्या होगा, तो यहाँ से ये 75 हो जाएगा, या यहाँ से ये भी जोड़ सकता है, इधर वाला पहला वेक्टर मानेगा तो इधरों से तुम्हारा 75 हो जाएगा, तो 75 प्लस 75 जो भी है तो बीचों बीच चला जाएगा। अरे बोलो, तो इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बोल क्लियर है, फील आया है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारा चीज अगर हम लोग ये करेंगे ना तो हम लोग फटाफट सवाल बना पाएंगे, नहीं तो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये स्मार्ट मेथड है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है स्मार्ट मेथड है, फटाक से इसका रिजल्टेंट निकाल देता है। बोल क्लियर है, चलिए डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि एक तुम्हारा रोम्बस है, रोम्बस पे कितने एंगल पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बोल क्लियर है। इधर फोर्स F लग रहा है, इधर फोर्स मान लो 2F है, इधर फोर्स थोड़ा बड़ा है 3F है, और इधर फोर्स और बड़ा है 4F है। ये सबका रिजल्टेंट निकालना है, ये सबका क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो रेजोल्यूशन मेथड से आई कैप जे कैप से भी, और दूसरा क्या, हम लोग एक आई कैप और जे कैप से भी बना सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कुछ डायरेक्ट भी सीखेंगे, कुछ रेजोल्यूशन मेथड से भी सीखेंगे। डायरेक्ट कब होगा, जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है, डायरेक्ट वगैरह बनना शुरू हो जाता है। एक देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो बोलो इसको क्या क्या लिखेगा। तो मान लो कि मान लो दिस फोर्स F1 ले लेते हैं, ये F2 ले लेते हैं, ये वाला F3 ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं F4। हाउ मेनी टोटल 4 वेक्टर, 4 वेक्टर है, क्या क्या F1 F2 F3। कैन वी राइट ऑल द थिंग्स इन द AI कैप प्लस BJ कैप फॉर्म में लिख सकते हैं। बोल क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर क्या लिखेंगे, सबको बोलेगा हाँ क्या लिखेगा FI कैप, वेरी गुड। F2 2F J कैप, F3 3F माइनस आई कैप, F4 4F माइनस जे कैप। ऐसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर व्हाट, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे क्या। अच्छा, अब सबका वैल्यू लिख लो, तो F आई कैप प्लस 2F जे कैप माइनस 3F आई कैप माइनस 4F, इतना है, ठीक। कितना हो गया, F आई कैप माइनस 3F आई कैप, बोलो माइनस 2F आई कैप माइनस 4F जे कैप प्लस 2F। क्या ये रिजल्टेंट आया, तो इसको F नेट भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नेट फोर्स। ऐसे अब उसके बाद प्लॉट करना जरूरी है, क्या करेंगे, प्लॉट। तब हम प्लॉट द वेक्टर करेंगे, तो प्लॉट द वेक्टर से पता चलेगा कि एग्जैक्ट रिजल्टेंट का कौन सा एरिया में होगा, कौन सा डायरेक्शन में होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा। डायरेक्शन भी पता चल जाता है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है। अरे बोलो, अब देखो कैसे कैसे करेगा। इसके लिए प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, वाई एक्सिस। अब बताओ माइनस 2FI की क्या किधर होगा, पॉजिटिव ऑफ एक्स की नेगेटिव। अब एक मोटा मोटी बनाएंगे तो देखो इधर हो जाएगा माइनस 2FI कैप, बोल क्लियर है। फिर माइनस 2F जे कैप किधर, नीचे माइनस 2F जे कैप। क्या इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है? किस एरिया में जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा, जिस एरिया में जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा क्या उसी एरिया में रेक्टेंगल बनेगा। तो उसी एरिया में क्या करेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। क्या यही हमारा रिजल्टेंट है। अब चूंकि इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट
सॉरी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो पूरे एंगल को क्या करेगा, तो पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। किस रूल को फॉलो करेगा, तो पाइथागोरस में क्या होता है, √2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर कितना, 4f का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर। हाँ, तो 2f बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, यही हमारा रिजल्टेंट होगा, नहीं यही होगा क्या, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब चूंकि इसका लेंथ सेम है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ने हम लोग ट्रायंगल लॉ या पैराग्राम लॉ पढ़े थे, तो देखो ये क्या था कि एक वेक्टर ए था, अरे बोलो, दूसरा वेक्टर क्या था, बी था, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा था। इसका जो रिजल्टेंट निकला था कैसे कैसे आया था, ए का हेड से और बी का हेड से, तो बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींचे थे, क्या यही जोन ऑफ रिजल्टेंट हुआ करता था। और इसका जो रिजल्टेंट लिखते थे वो अलोंग द लेंथ लिखते थे, जिसका वैल्यू आर वेक्टर बराबर क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बल्कि है। और अगर ये टोटल एंगल थीटा हो तो बोल रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड लिखते थे वो क्या लिखते थे, अंडर रूट व्हाट, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर बोलो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, फिर tan अल्फा जो आता था वो क्या आता था, तो जिसके साथ बनाना हो यहाँ लिखते थे, फिर क्या होता था b cos थीटा, फिर ऊपर में b sin थीटा, बोल क्लियर है। अच्छा, एडिशन के जगह जब सब्ट्रैक्शन करते थे तो ए वेक्टर इधर होता था, बी वेक्टर को पलट देते थे, नहीं तो माइनस बी वेक्टर इधर होता था। अब इसका जोन ऑफ रिजल्टेंट ये होगा, ए का हेड से बी के पैरेलल और बी का हेड से, क्या ये हमारा रिजल्टेंट होता था। लेट दिस रिजल्टेंट भी आर डैश मानते थे, या इसको R1 मानेंगे, तो R1 मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे, तो ये R डैश की जगह R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बोल इसमें क्या लिखते थे, तो R2 का जो मॉड होगा बोल क्या लिखेंगे, हाँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस बी का मॉड बी होता है, फिर क्या आता था, हाँ वेर थीटा ये वाला एंगल था, और ये अब एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ऐसे ठीक। तो यहाँ पर हो जाता था -2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या कॉस थीटा, ऐसे। और tan अल्फा 2 बराबर क्या लिखते थे, यहाँ पर b साइन थीटा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कहाँ दिक्कत, ठीक। तो ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन पढ़े थे किस लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से पढ़े थे, ठीक। इसका वैल्यू हमको पढ़ता है, 3-4 सवाल भी बनाए थे, कोई दिक्कत वाली बात। अब यही रिजल्टेंट रेजोल्यूशन मेथड से देखते हैं क्या आता है। रेजोल्यूशन मेथड से यही रिजल्टेंट अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। इसके लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर है, और ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक। इसी का रिजल्टेंट लिखना है। तो अगर हम ये लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ मॉड ऑफ ए होगा, इसका लेंथ क्या होगा, मॉड ऑफ बी। अरे यार, इसका अगर लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ क्या होगा, मॉड ऑफ ए। अच्छा, इसका लेंथ क्या होगा, मॉड ऑफ बी होगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर है, और थीटा क्या, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, क्लियर है। कैन बी एक्सप्रेस इन द आई कैप एंड जे के फॉर्म, बोलो अगर ए वेक्टर को लिखना होगा ए आई कैप प्लस बी जे के फॉर्म, तो क्या लिखेगा, हाँ तो मॉड ऑफ ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन बोला गया, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मॉड ऑफ बी जो है ये किस एरिया में होगा, किसका रेक्टेंगल, तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ऐसे बी वेक्टर ये है जो इसके साथ थीटा बन रहा है, तो इसका जो रेक्टेंगल बनेगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो बोलो क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आई क्या, वेरी गुड, प्लस ये वाला जो है इसका लेंथ यहाँ से यहाँ मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा,
जिसके साथ बेस बनेगा वो कॉस होगा, और कॉस के परपेंडिकुलर में यही ना होगा ऐसे। तो क्या लिखेंगे देखो, तो बी कॉस थीटा आई क्या, एक इधर चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्या जे कैप वाला, तो बोल क्या लिखेंगे, हाँ प्लस मॉड ऑफ बी साइन थीटा जे कैप ऐसे। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आंख मिल के खाली जोड़ देंगे, ठीक, जोड़ देंगे प्लस मॉड ऑफ बी हाँ कॉस थीटा, पहले कितना आया था, बुझ रहा, और अभी भी उतना ही आया। इसका मतलब कि बिल्कुल कोई मेथड हो सब में आंसर सेम आएगा। कौन ज्यादा आसान है, पहले राउंड में ज्यादा आसान है, ठीक, वो तो ये भी वैसा ही है, ठीक है। किसी तरह से सॉल्व करो सब में क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा, नहीं सारे केस में आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब हमको सब्सट्रैक्शन वाला सॉल्व करना है, तो सब्सट्रैक्शन वाला में देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, बोल क्लियर है। सबसे पहले लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप में सबको एक्सप्रेस करेंगे, तो बोल ए वेक्टर क्या लिखेगा, वैसा ही बोला जाए, ऐसे होगा। बी वेक्टर क्या लिखेगा, तो मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या मॉड ऑफ बी साइन थीटा जे कैप। अब उनको सॉल्व करना है सब्सट्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, है ना, हम क्या लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, तो लेट इट बी डिनोटेड बाय 2, तो हमको लिखना पड़ेगा ए वेक्टर माइनस ऐसे। नाउ व्हाट इज आवर ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए आई कैप माइनस व्हाट इज बी, बी कॉस हाँ मॉड ऑफ ए माइनस ऐसे, ठीक। ये कहाँ ज्यादा जरूरी पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर ज्यादा जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा जरूरी पड़ेगा, ठीक। जैसे कि देखो मान लो कि ठीक, देखो प्रॉब्लम क्या है कि मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्लियर। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक। ये ओ ए, ये ओ बी और ये क्या ओ सी। ओ ए वेक्टर जो है वो 80 न्यूटन का है,
जो फिजिक्स का फेमस एंगल कितना बना रहा है, ठीक। ओबी वेक्टर का जो लेंथ है वो 60 न्यूटन है, बोल क्लियर है, और ये मान लो 37 बना रहा है। तो बहुत कुछ तुम लोग मालूम चल गया मास्टर एंगल क्या क्या ले सकता है, ठीक। और ये ऐसे है तो ओसी का जो लेंथ है वो 100 यूनिट, बोल क्लियर है। सबसे पहले सॉल्व करना है 3 चीज, देखो ओए वेक्टर, टू थाउजेंड लिखे, 200 चेक है, कहाँ दिखा, इस तरह का सवाल अब बनेगा। दूसरा वाला सॉल्व करो, तो डायरेक्ट दूसरा वाला सबका डाटा लिखा हुआ, डाटा लिखो और ये सॉल्व करो। दूसरा वाला सॉल्व करो, क्या है, प्लस ओसी वेक्टर इक्वल टू कितना बोला, 0। हाँ, तो अगर सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन अगर 0 हो जाए तो इस मतलब कि इवेंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। नहीं, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, मतलब कि देखो ये जो तुम्हारा है, देखो ये तुम्हारा क्या है, देखो कैसे कैसे है, इधर तुम्हारा कितना है, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और इधर क्या है, इधर 100 न्यूटन है, इधर कितना है 80 न्यूटन है, जो इसके साथ कितना बना रहा है 53 डिग्री ना, और ये कितना है ये 37 डिग्री ऐसे है, और ये कितना बोला 60 न्यूटन, ठीक है। अब ये तीनों का रिजल्टेंट जो है 0 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो सपोज इस वेक्टर को F1 वेक्टर ले लेते हैं, इसको जो है F2 वेक्टर ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं F3 वेक्टर ले लेते हैं, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, देखो अगर रिजल्टेंट फोर्स F का बात करेंगे तो ये F1 वेक्टर F नेट भी कर सकते हैं, F कहो या F नेट कहो, बात बराबर। तो F नेट वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस क्या, प्लस यही हो गया। तो ये जो सॉल्व किया तो सबका रिजल्टेंट क्या आ गया, इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए, व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या 0। इक्विलिब्रियम और नेट फोर्स 0 दोनों पर्यायवाची शब्द है, लिख लो कॉपी के ऊपर। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स क्या लिखा 0, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब
मतलब ये होता है नेट फोर्स जीरो। आगे लिखो, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। देखो, अगर इसको फील की बात किया जाए तो कैसे इसमें जीरो होने का काबिलियत था क्या? देखो, जीरो होने का काबिलियत, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे देखो फोर्स किधर किधर लगा है, तो इधर लगा है 100 न्यूटन और इधर कितना लगा है 80 न्यूटन और इधर लगा 60 न्यूटन। बोल क्लियर है? और कैसे कैसे एंगल बना? ये 53 बना, ये कितना बना 37 बना। ठीक है, अगर कंपोनेंट वाइज देखा जाए तो देखो कैसे कैसे आ रहा है। कंपोनेंट वाइज देखा जाए तो कैसे कैसे आया, कैसे कैसे आया, तो देखो 80 है, इधर 80 cos 53 का कंपोनेंट क्या, cos 53 कितना, यही ना आया। इसका जो कंपोनेंट आया 48 आई कैप प्लस 64 जे कैप है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आया 48 न्यूटन और इधर वाला, इसी का इधर वाला कंपोनेंट क्या न्यूटन। अरे बोलो, अच्छा, फिर ये वाला जो वेक्टर, ये वाला दैट इज व्हाट 16 न्यूटन वाला, F2 वाला दैट इज OB वाला, वो कितना आया -48 आई कैप प्लस 36 जे कैप। तो इसका मतलब कि इधर वाला पार्ट कितना -48 आई कैप, और ये 48 आई कैप भी कर सकता है, आइए 64 ऐसे, तो -48 आई कैप और क्या बोला, हाँ 36 जे कैप। ठीक, और एक क्या है, हाँ ये वाला, हाँ माइनस OC क्या है, कहाँ गया OC, -100 जे कैप क्या है, तो -100 जे कैप किधर हो जाएगा, क्या जीरो होने का काबिलियत है? यस। इस 48 आई कैप को इस 48 आई कैप ने कैंसिल कर दिया, तो x वाला हो गया क्या, या समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग इन x डायरेक्शन क्या हो गया, नहीं आया। क्लियर? अच्छा, फिर 36 जे कैप माइनस 64 जे कैप प्लस 100 जे कैप प्लस 100 जे कैप में, ये नीचे है ना, इसको चाहो तो -100 जे कैप भी लिख सकता है, तो प्लस 100 जे कैप में -100 जे कैप को क्या हो गया, कैंसिल आउट कर दिया। तो पूरा इसमें काबिलियत कूट के भरा हुआ है, नहीं काबिलियत पूरा कूट के भरा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, तो हम y के अलॉन्ग में नेट फोर्स क्या जीरो, या समेशन ऑफ Fy इक्वल टू क्या जीरो, तो समेशन ऑफ Fx भी जीरो और समेशन ऑफ, तो कैन वी राइट F वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन x डायरेक्शन। अगर मान लो बात किया जाए, अगर तीनों का निकाले ना, तो इसमें भी x और y दोनों था, इसमें भी x और y दोनों था, इसमें खाली y था, तो सब मिला के इसी रूप में लिखा गया। अरे बोलो, इसी रूप में लिखा ना सबको, देखो तो ये जो लिखे हैं इसी रूप में लिखे हैं कि नहीं, तो इसमें क्या लिखे हैं, समेशन ऑफ Fx आई कैप, फिर क्या लिखे हैं जे कैप, ऐसे। तो ये भी तुम्हारा जीरो आ गया और ये भी जीरो आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया जीरो। मतलब इक्विलिब्रियम होने के लिए ये भी होना चाहिए जीरो, ये भी होना चाहिए जीरो। जब दोनों इंडिविजुअली जीरो होगा तब कंप्लीट ये जीरो आएगा। मान लो एक जीरो हुआ दूसरा नहीं हुआ तो तब नहीं होगा, दूसरा हो जाए पहला नहीं हो तो नहीं होगा। जब दोनों इंडिविजुअली जीरो होगा तभी इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। बोल क्लियर? ठीक, तो इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, हाँ इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो। अच्छा, दो फोर्स का नेट फोर्स जीरो कब होगा, जैसे मान लो कि अगर, हाँ तो मैंने अगर मान लो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ देयर आर टू फोर्सेस, इफ देयर आर टू फोर्सेस, अगर दो फोर्स है, कौन कौन, F1 वेक्टर और क्या, तो इसका F नेट को क्या लिख सकते हैं बताओ। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में F नेट अगर निकालना होगा वेक्टर एडिशन से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो F1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे ऐसे। अब चूंकि हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, तो इसका मतलब जीरो बराबर ऐसे, इसका मतलब F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो हो गया। तो इससे क्या पता चला, बातें नहीं, F1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F2 वेक्टर हो गया।
ये किस टाइप का वेक्टर हुआ, इक्वल वेक्टर कि नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, से अपोजिट डायरेक्शन में। तो F1 का डायरेक्शन F2 के एंटी पैरेलल होना चाहिए। यस, पहली बात। दूसरी बात क्या, F1 का जो है मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक, F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तभी उसमें पूरा काबिलियत हो पाएगा जीरो होने का। नहीं, जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर F1 वेक्टर इधर है, तो उतना ही लेंथ का इधर होना चाहिए। अगर इसका लेंथ सेम हो गया तो ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या करेगा? अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा? जुटेगा ना। और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो बट एंटी पैरेलल हो जाए तो पूर्ण रूप से जीरो में हो पाएगा, फिर रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इस वेक्टर का लेंथ इस वेक्टर का लेंथ सेम होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? जैसे मान लो एक आदमी है, इधर से एक ऑब्जेक्ट को रस्सी के सहारे 10 न्यूटन से इधर से खींच रहा है और 10 न्यूटन इधर से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर 20 से ये खींच दे, ये 10 से खींचे तो ये 30 से खींच दे, ये 10 से खींचे, क्लियर? हमेशा रिजल्टेंट बड़े वेक्टर के अलॉन्ग में जाता है, ठीक है? तो बड़े वेक्टर के पैरेलल और एंटी वेक्टर के एंटी पैरेलल होता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के बीच में थीटा कितना हो, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को क्या करेगा? तो इसीलिए कैंसिल। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए F1 का जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल टू F2 होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, तभी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को क्या करेगा? अच्छा, इसमें तुम ऐसा इमेजिन कर सकता है कि मान लो 60 का और 80 का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, ध्यान से देखना, तो मान लो ये दोनों का हम एक मानते हैं, तो देखो ऐसा हुआ कि ये तुम्हारा 80 है और ये क्या है? 60 है। पहले ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? तो ये 37 है, ये 53 है, टोटल 180 होता है। 37 प्लस 53 कितना हो चुका है? 90 हो चुका है। तो ये 90 हो गया, तो बाकी और कितना बचा? 90। तो 90 ये दोनों का सम प्लस 90, 90 प्लस 90 180 हुआ। तो ये दोनों के बीच में 90 ये डिसाइड है। अरे बोलो, अब ये दोनों कितने एंगल पे है? तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? तो पाइथागोरस करेगा तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 आ जाएगा। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखो, तो ये थोड़ा हम ऐसा कर सकते, देखो इसका जो रिजल्टेंट है ना, देखो क्या होगा, इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से ये थोड़ा सा और छोटा होगा, ठीक है? अगर ये ऐसे, तो ये वाला जो है, देखो इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से इसका एक लाइन खींचेंगे, क्या यही होगा? तो अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना जाएगा? अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना जाएगा? 100 न्यूटन। ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, अगर ये एंगल की बात किया जाए तो ये एंगल मान लो अल्फा ले लेते हैं, तो ये रिजल्टेंट तो पाइथागोरस का थ्योरम से निकलता है। रिजल्टेंट किससे निकलता है? और tan अल्फा परपेंडिकुलर बेस है, तो 60 है और ये 80 है, तो 60 और 80, तो tan अल्फा बराबर 60/80 कितना होगा? 3/4। 3/4 बोले तो हाँ 37 डिग्री हो गया। और ये वाला क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 53 दिया हुआ था। तो 53 और 37, तो ये इधर, ये इससे 90 इधर 100 बना रहा है, तो इसी का ठीक उल्टा में गया कि नहीं गया? नहीं आया। और ये 100 न्यूटन का जो है, छोटे वेक्टर 80 न्यूटन, सॉरी बड़े वेक्टर 80 न्यूटन के साथ कम एंगल और इसके साथ ज्यादा एंगल बनाएगा। तो ये 37 प्लस 53, इधर दोनों का सम कितना हो गया? 100 ने 100 को क्या किया? तो पूरा काबिलियत है या कि नहीं है? पूरा कूट कूट के भरा हुआ है इसमें काबिलियत, ठीक। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया और ये दोनों का रिजल्टेंट इसको क्या किया? तो ये 100 ने इस 100 को कैंसिल कर दिया, पूरा इसका रिजल्टेंट 0 हो गया। कहाँ दिक्कत? नहीं आया। कैसे कैसे बनाया जाता है समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले इसको फील करो हो क्या है। तो ये 3 वेक्टर के लिए है, 3 फोर्स के लिए हम बताएं। ज्यादातर 3-4 कितना के लिए आ सकता है, बट सबका तरीका है यही बनाने के लिए टोटल का। क्लियर? तो अगर 3 के लिए बात करेंगे तो देखो क्या है। एक चीज ये भी देख सकते हैं कि देखो
ठीक, तो इक्विलिब्रियम 2 फोर्स का समझ में आ गया। अच्छा, 3 फोर्स में एक्चुअली हो क्या रहा था कि इधर तुम्हारा 80 न्यूटन था, इधर कितना था 7, और इसका जोन ऑफ रिजल्टेंट ये था। इसी एरिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा रिजल्टेंट। तो इस 100 न्यूटन को कैंसिल करने के लिए किधर होना चाहिए, इसके ठीक एंटी पैरेलल होना चाहिए ना। अरे बोलो, इसी के ठीक क्या होना चाहिए, तब ना ये वाला 100 न्यूटन इस 100 को कैंसिल करेगा। तो अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये दोनों का रिजल्टेंट अब ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो चुका, सुनना। और इस वेक्टर ने इस वेक्टर को क्या किया, और नेट फोर्स हो गया 0। सुनना है कैसे कैसे हुआ। तो बिल्कुल देखो क्या है कि अगर 3 फोर्स की बात किया जाए तो 80 है, ये 60 है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया, जो इसको क्या करेगा, कैंसिल। अच्छा, ठीक पता है क्या होगा, देखो इधर तेरा 60 है, इधर तुम्हारा क्या है 100 है, और ये एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल कितना बोला 37, और ये कितना पता है। ये दोनों का रिजल्टेंट तुम सॉल्व करके देखेगा तो उसी के ठीक ऑपोजिट में आएगा, ऐसे इसी के, और 80 के बराबर ही आएगा, ठीक इसी के बराबर आएगा। विश्वास नहीं हो रहा है, देखो इसका रिजल्टेंट सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या है, तो एक वेक्टर क्या क्या लिखेगा बोल, तो 60 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 2a कितना, p कितना, और cos कितना लिखेगा। तो तुम चाहो तो 90 प्लस 37 लिख सकता है, या 180, ये वाला कितना था, तो 180 माइनस क्या लिख सकता है ना, ये टोटल ये कितना है 53, ये कितना है 37, तो 180 माइनस 37 लिख सकते हैं। देखो तो, अरे वही ना हुआ, बराबर हुआ क्या, सॉरी 180 माइनस 53, देखो तो ये टोटल कितना है 90, ये 37 है, तो या तो 90, या तो cos ऑफ 90 प्लस 37 लिखेगा तो कितना हो जाएगा, और नहीं तो ये 53 कर लो, तो ये टोटल, अरे ये टोटल 180 है, जिसमें से ये क्वेश्चन कितना दिया, ये क्वेश्चन में ये 53 है ना, है ये कितना है 37 है, तो ये 180 है जिसमें ये 53 हो चुका, तो बाकी का कितना बचा 180 माइनस 53 हुआ ना। अब इसको क्या लिखेगा बोल, 60 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 60 100 इंटू माइनस cos 53 लिखेगा। अरे बोलो, बोला जाए, हाँ ऐसे, अच्छा माइनस कर दे वाला 2 हाँ 100 इंटू cos 53 कितना, cos 53 3/5 ऐसे। तो क्या क्या होगा देखो, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया, देखो एक 2 0 2 0 और यहाँ भी एक 2 0, 2 0 का रूट के अंदर हम 1 0 बाहर निकलेंगे, तो अंदर कितना बच गया 36 100 माइनस 2 0 निकल चुका है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72, ऐसे बोलो कितना हो गया। ये तो तुम्हारा 64 कौन वाला, टोटल 64 आ रहा है, कितना बोला अंडर रूट, ऐसे ना। अच्छा 10 इंटू क्या होगा 8, तो कितना आ गया 80 ना। अब तो फील आ गया होगा कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, और पता है डायरेक्शन क्या होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ठीक इसी के एंटी पैरेलल होगा, देख रहे हैं, ये 100 और ये 60 का जो रिजल्टेंट होगा वो 80 आया, अभी हम लोग सॉल्व भी किए, और वो डायरेक्शन वाइज देखेंगे ना, तो ठीक इसके क्या होगा एंटी पैरेलल होगा, ठीक। उसी तरह से देखा जाए, ये जो 80 है, अब तो ये वाला 80, ये वाला कितना 100,
और ये टोटल ये वाला एंगल कितना है 53 ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, क्या इसका रिजल्टेंट बोलो तो क्या होना चाहिए 60। हाँ घर में करके देख लेना कितना है, सॉरी ये दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा ना, तो ये 60 न्यूटन जो है इस 60 न्यूटन को क्या करेगा, इसका मतलब पूरा हर तरह से इसमें काबिलियत कूट कूट के भरा हुआ है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्विलिब्रियम व्हाट, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब सुनो कि इसका हम एक थ्योरी क्या क्या होगा, अगर थ्योरी की बात की जाए तो कैसे कैसे इसका थ्योरी आएगा, देखो कितना बजिया, हाँ सर आओ 10 मिनट पढ़ा के ब्रेक दे दो। देखो तो मान लो कि सपोज दैट, तो हम लोग क्या सीखें, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो, ठीक। अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस हो, F1 हो, F2 हो, F3, दो ही नहीं, हम तो ऐसे 3 के लिए भी सीखे, 2 के लिए भी सीखे, बहुत सारा है, ऐसे करके सोन बोल के लिए ऐसे नेट फोर्स जीरो, पैसा है ना है, हम दे देंगे इसके बाद। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन देखो क्या है, सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन क्या होगा, तो कैन बी राइट F बराबर F1 वेक्टर सुपरपोजिशन से, फिर बोलो हाँ करके सुन इसको, और ये भी आई कैप प्लस जे कैप में होगा, ये भी ए आई कैप प्लस बी जे कैप में होगा, ये भी ए आई कैप ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके सब में होगा। तो क्या सबको आई कैप का कॉमन लेंगे तो क्या समेशन ऑफ एफ एक्स आई कैप बचेगा, समझे कैसे आया, सबका आई कैप कॉमन लेके आ जाएगा। उसी तरह से इसका भी सबका ऐसे आएगा, तो ये इस रूप में आएगा, बोल क्लियर है। अब बोला जाए व्हेन, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड, एक्चुअली ये एफ नेट है, तो एफ नेट का को हम समेशन ऑफ एफ भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समेशन कह लो या नेट कह लो बात बराबर है। समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। समेशन ऑफ एफ वाई का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना के मन करेगा तो समेशन ऑफ क्या प्लस ऐसे देखो, ठीक। अच्छा अगर कहा जाए कि व्हेन समेशन ऑफ एफ नेट या एफ नेट इक्वल टू जीरो, कब एफ नेट जीरो होगा, तो अगर ये भी जीरो हो जाए, ये जीरो नहीं हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा और ये नहीं है तो हो जाएगा, दोनों को इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, तो हम ऐसा लिखेंगे कि समेशन ऑफ एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ, तब दोनों जीरो हो जाएगा, कहाँ दिक्कत, तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये जीरो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम्हारे इक्वल टू जीरो होने से इक्विलिब्रियम में नहीं रहता होगा, इक्विलिब्रियम का काबिलियत भी होना चाहिए। नहीं तुम अगर मान लो फोर्स इधर है इधर है इधर है और सबको करके जीरो से इक्वेट कर दिया, नहीं बोला सर तो ये तो इक्विलिब्रियम कर दिया हम, तो तुम्हारे इक्विलिब्रियम में करने से नहीं होगा, इसके पास पूरा काबिलियत होना चाहिए। अगर जरा सा भी 1 न्यूटन इधर उधर हो गया ना तो काबिलियत खत्म हो जाएगा, जरा सा भी एंगल इधर उधर गड़बड़ हुआ, मैग्नीट्यूड गड़बड़ हुआ तो काबिलियत खत्म हो जाएगा। अब तुम इक्वल टू जीरो करने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं बहुत लोग क्या करता है इक्वल टू जीरो, अब इसमें काबिलियत पहले से रहना चाहिए, तब तुम इक्वल टू जीरो करेगा तब कुछ आएगा, ठीक है। कैसे कैसे समझ में आ रहा है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ, तो एफ नेट जीरो हो जाएगा, काम हो जाएगा, बोल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो जैसे कि ये तो समझ में आ गया, अब एक प्रॉब्लम करेंगे तो पता चल जाएगा हो क्या रहा है। तो प्रॉब्लम करने के लिए सपोज दैट कि प्रॉब्लम इसको करने के लिए देखो हम एक प्रॉब्लम करेंगे तो पता चल जाएगा हो क्या रहा है, बट इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया, ठीक है। प्रॉब्लम करने के लिए देखो ये तो हम बहुत सारे के लिए किए, हम सिर्फ 3 फोर्स लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट समझने के लिए देखो क्या है कि मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, क्या है
और इस हॉरिजॉन्टल रॉड के हेल्प से दो धागा के हेल्प से, कितने धागा के हेल्प से? 2 धागा के हेल्प से एक मान लो यहाँ पर मुर्गा लटकाएं, मुर्गा का पीस, चिकन, ठीक, क्या लटका है? चिकन, ठीक, 10 केजी का चिकन, नहीं 10 केजी का तो बकरा आता है नहीं 10 किलो का तो आजकल वैसा, लेकिन चिकन आने लगा, पार्टी वाला चिकन है, बोल क्लियर है? अब ये फिजिक्स का फेमस एंगल और ये फिजिक्स का फेमस एंगल, ये जो धागा है, दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स व्हाट? धागा, ये धागा है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है और ये स्ट्रिंग नंबर 1 है। तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, 2 धागा के हेल्प से मुर्गा लटका है, चिकन लटका है, जिसका वजन कितना है? 10 केजी। अब ये तो 2 धागा के हेल्प से इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? रह लेगा। तो क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है ना, अगर 2 धागा के हेल्प से अगर कोई ऑब्जेक्ट लटका दो तो ये आराम से सस्पेंडेड रह ही जाता है। अगर सस्पेंडेड रह गया तो इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों धागा में टेंशन क्या होगा ये निकालना है। इक्विलिब्रियम का केस में ये धागा, इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, कोई भी चीज लटका सकते हैं, ऐसे तो घर में लटकाते ही है, ठीक है। तो फाइंड T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स, टेंशन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझा? एक मुर्गा है, एक चिकन है जिसका मास 10 केजी है, 2 धागा के हेल्प से लटक रहा है, ये रॉड है, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड के सहारे से 2 धागा के हेल्प से ये 37 बना रहा है, ये कितना बना रहा है? 53 लटक रहा है। क्या निकालना है? दोनों थ्रेड इक्वल लेंथ का नहीं है। अगर इक्वल लेंथ का बनेगा तो आइसोसेलेस, तो अगर इक्वल लेंथ का होगा तो ये वाला सिमेट्री के चलते क्या होगा? इक्वल लेंथ बना लेगा, इक्वल एंगल बना लेगा, बट अलग अलग है ना, तो धागा का लंबाई भी तो अलग अलग होगा। बोल क्लियर है? धागा का लंबाई अलग अलग होगा तभी ये अलग अलग एंगल बनेगा, नहीं तो फिर आइसोसेलेस बना लेगा। बोल क्लियर है? अब देखो कैसे कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कि जैसे कि इसके अंदर का जो टेंशन है, लेट दिस टेंशन बी डिनोटेड बाय T1, और इसके अंदर का T2 एंड T2 आर व्हाट? इंडिविजुअल टेंशन। T1 एंड T2 क्या है? इंडिविजुअल टेंशन। तो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है। अगर मुर्गा को दूर से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? बहुत बड़ा है, बहुत छोटा। ये T1 है और ये क्या है? ठीक। अच्छा, मुर्गा को बहुत दूर से देखा जाए तो छोटा दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि मुर्गा है वो, नहीं। बोल क्लियर? अच्छा, अब देखो क्या क्या एंगल बनाएगा देखा जाए तो ये 53, ये वाला और ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये 53 है तो ये वाला क्या होगा? 53 होगा। ये 37 तो कौन एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। तो एक ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये भी ऑल्टरनेट होंगे, तो हमको ये एंगल चाहिए ही, तभी तो हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक इधर फोर्स लगा कितना? mg, इसका वैल्यू क्या है? तो m गुना g लगेगा ना। देखो m तो 10 kg हुआ, बट फोर्स जो धरती में इधर है, इधर क्या है? धरती माँ। g का वैल्यू लगेगा, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10 पे काम करेंगे। इजी कैलकुलेशन के लिए हम किस पे काम करेंगे? 10 पे करेंगे। बोल क्लियर है? तो इजी कैलकुलेशन के लिए काम करेंगे तो m गुना g, mg का जो फोर्स जनरेट होके आएगा धरती माँ की वजह से, वो कितना आएगा? 100 न्यूटन आएगा। तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा कितना? 100 न्यूटन। कहाँ दिक्कत? क्लियर? अब सारे वेक्टर्स को ना ai कैप प्लस bj कैप के फॉर्म में लिखेंगे। ऑल द वेक्टर्स विल बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ai कैप प्लस bj कैप। तो ai कैप प्लस bj कैप कैसे होगा? तो देखो, let us place all the vectors on xy plane, ठीक। सारा वेक्टर को स्लाइड करा के ये कर देंगे, सबका टेल को ऑरिजिन से मिला देंगे जैसा कि पहले करते थे। और ये एंगल तुम्हारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 53 डिग्री दिया हुआ, और ये कितना है? बोल क्लियर है? सारे वेक्टर्स को इंडिविजुअली ai कैप प्लस bj कैप में लिख सकते हैं ना। बुल क्या लिखेंगे? T2 वेक्टर बराबर
तो T2 और 50 प्लस फिर क्या है माइनस, ये हम जनरल मेथड सिखा रहे हैं, इससे हर तरह का सवाल जो है बन जाता है। दिस इज अ जनरल मेथड, क्लियर? कहाँ कष्ट? अच्छा, एक वेक्टर बराबर और सरिया के लिखेगा तो कैसे लिखेगा? हाँ, सरिया के लिखेगा तो क्या होगा? तो सरिया के लिखेगा तो देखो आई कैप, तो 3T2/5 माइनस 4T1/5 आई कैप हो जाएगा। फिर बोलो 4T2/5 प्लस 3T1/5 जे कैप, अच्छा माइनस 100, तो माइनस जे कैप। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जीरो होना है, ये क्या होना है? ये जीरो कब होगा? देखो ये तो तुम्हारा समेशन ऑफ fx हो गया, अरे बोलो, और ये तुम्हारा क्या हो गया? तो fx भी जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर देखो वही चीज है, देखो fx भी जीरो होना चाहिए। और क्या है? और fx क्या है एक्चुअली? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप है, अरे यही ना है। fx क्या है? समेशन ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जीरो होना चाहिए। और समेशन ऑफ fy क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इक्वल टू क्या होना चाहिए? जब ये भी जीरो ये भी जीरो तो रिजल्टेंट जीरो। इसका मतलब पता है, सुनो अब कहानी, कि इसमें मैक्सिमम दो ही वेरिएबल, कितना इक्वेशंस बन रहा है देखो तो, दो ही में बना, देखो तो हाउ मेनी इक्वेशन वी आर गेटिंग? दो। तो अगर दो इक्वेशन बन रहा है तो अननोन टोटल कितना होना चाहिए? दो ही होना चाहिए। दो से अगर ज्यादा होगा तो फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो जितना भी प्रॉब्लम्स है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, क्योंकि इक्वेशन दो ही बनता है, इक्वेशन क्या बनता है? दो ही बनता है, तो मैक्सिमम वेरिएबल दो ही होना चाहिए तभी सॉल्व पर कर पाएगा। तो दो वेरिएबल कुछ कोई भी चीज के रूप में हो सकता है, T1 T2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल होना चाहिए। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? अब सुनो, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इक्वल टू जीरो करना है, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू जीरो करना है। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3T2/5 माइनस 4T1/5 इक्वल टू, अच्छा तुम्हारे जीरो होने से इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, जीरो होने का काबिलियत अगर है तभी सब कुछ हो पाएगा। जीरो होने का काबिलियत भी होना चाहिए, कुट कुट के भरा हुआ रहना चाहिए। एक इक्वेशन में ये आ गया, दूसरा बोला गया कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इक्वल टू, तो समेशन ऑफ fy इक्वल टू व्हाट? तो बोलो, हाँ बोलो 4T2/5 प्लस 3T1 बातें नहीं माइनस 100 इक्वल टू, देख लो क्या दो इक्वेशन है? और बोलो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व होगा? देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो देखो 5 इधर चला जाएगा, तो 3T2 60 आ गया। तो बिल्कुल तो वही चीज आ गया जो पहले हम लोग सीखे थे। अरे यार वही चीज था ना, आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुनो, ये T2 ऐसे आया, ये T1 आया, और ये कितना है? 100 है, तो ये तुम्हारा 100 है, ऐसे ना है। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट करेगा ना, तो ये T2 का वैल्यू कितना आ गया?
कितना 80 न्यूटन, ये वाला 60 न्यूटन, और ये कितना हो गया? तो अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस क्या? हाँ 100। इस 100 ने इस 100 को क्या किया? तो ये वाला 100 ने इस 100 को कैंसिल आउट कर दिया। तो ऐसे बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात? कौन कैसे बैलेंस हो रहा है, क्लियर है? अच्छा, अब सुनो क्या है कि हम लोग अगर इसको तो समझना है कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेगा? तो मान लो जितना भी फोर्स है सबसे पहले क्या लिखेगा? सबको ए आई कैप प्लस बीजे कैप के फॉर्म में लिखेगा। उसके बाद एफ नेट निकालेगा। एफ नेट निकालने के बाद वो आई कैप और जे कैप आएगा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो करेगा, समेशन ऑफ एफ वाई करेगा। उसके बाद क्या होगा? दो वैल्यू आएगा और फिर उसका आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया? देखो एक प्रैक्टिस के लिए देखो, सेम वही क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा एक बार में तुम लोग पकड़ लेगा करना क्या है। मान लो अलग अलग लिखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या करेगा? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में T1 T2 दिखाइए दिए हैं, खाली mg डाउनवर्ड दिखाना है। T1 कितना है? 40 न्यूटन और T2 30 न्यूटन। कहाँ दिक्कत दिख रहा है? क्या लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व बाय व्हाट? लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम के हिसाब से देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर मान लो ऐसे ले लेते हैं। ठीक, ये मान लो F1 वेक्टर है, F2 और ये ले लेते हैं क्या? F3। ऐसे इसको ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा और इसको ले लेते हैं क्या? गामा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लैमिस, पहले ये क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, व्हाट आर द कंडीशन टू अप्लाई लैमिस थ्योरम, पहले ये देख लेते हैं कंडीशन, कंडीशन टू अप्लाई लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो देखो क्या क्या होना चाहिए, तो सारा सिर्फ 3 ही फोर्स लगना चाहिए, ओनली 3 फोर्स शुड बी एक्टिंग। ठीक, दूसरा ऑल फोर्सेस शुड बी कोप्लेनर, सारा टोटल फोर्स क्या होना चाहिए? कोप्लेनर। ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तभी लगाएंगे। और चौथा कंकरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंकरेंट। ओनली 3 फोर्स का मतलब सिर्फ 3 ही फोर्स लगे। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन का मतलब होता है क्या? एक ही प्लेन में रहना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो कोई पेन दे दो, 3 सब एक ही कंपनी का नहीं, तो देखो ये दिख रहा है, ये अगर ये वेक्टर तो ये इसका जोन ऑफ रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर जाएगा, यही एक इधर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाता है तो उसको कैंसिल करने के लिए एक वेक्टर किधर होना चाहिए? ऐसे कोप्लेनर होगा तभी ना। अगर मान लो ये प्लेन में है, रिजल्टेंट होगा ये, तो फिर कोप्लेनर होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये वाला का दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा, तो इसी प्लेन में होगा तो उसको कैंसिल आउट होने के लिए ये भी इसी प्लेन में होना चाहिए। तो देयर विल बी सम एंगल, एंड व्हेनेवर देयर विल बी सम एंगल
between two forces, तो resultant will be there and which can be obtained by what? पैरेललोग्राम लॉ। बोल क्लियर है? तो देखो तीन फोर्स होना चाहिए, देख रहा है, एक ही प्लेन दिख रहा है, प्लेन देखो, प्लेन एक ही प्लेन में होना चाहिए, तभी हम लोग लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, ऐसे इस टाइप का। ठीक, अब इसमें काबिलियत है कुट कुट के कैंसिल आउट होने का। यस, ये दोनों का रिजल्टेंट इसी के ठीक ऐसे, ये दोनों का रिजल्टेंट बताओ किधर, इसके ठीक ऑपोजिट, और ये दोनों का ठीक ऑपोजिट, और ये दोनों का इसके ठीक नहीं, ये दोनों का ठीक, तभी ना कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के लिए अब देखो क्या लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम अगर हम मॉड ऑफ F1 लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 कर लेंगे, तो हमको साइन ऑफ अल्फा लिखना पड़ेगा। अगर मॉड ऑफ F2 लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ बीटा ऐसे, और मॉड ऑफ F3 अगर लेते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ गामा ऐसे। बात समझा? अगर ये वाला फोर्स लेंगे तो साइन ऑफ अल्फा लेना पड़ेगा, ये फोर्स लेंगे तो एंगल बिटवीन ये वाला डिवाइड करना पड़ेगा, और F3 लेंगे तो साइन ऑफ गामा लेना होगा। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा, इसको अगर हम स्लाइड कराएंगे तो ये ट्रायंगल टाइप का बनेगा, देखो तो देखो तो, इफ यू स्लाइड द वेक्टर, तो कौन F1 वेक्टर, देख तो ये तेरा F1 वेक्टर है। अरे बोलो, ये तुम्हारा कौन है, दिस शुड ऑल्सो फॉर्म व्हाट, ये रेगुलर ट्रायंगल भी बनाना है, सॉरी ये, हाँ ये F3 हो जाएगा, तो ये क्लोज पॉलीगन भी तो बनना चाहिए। अगर ये क्लोज पॉलीगन नहीं बनेगा तो ऑलरेडी हम पढ़े ना, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर रिजल्टेंट जो है 0 होता है, ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो सम ऑफ ऑल वेक्टर ये भी तो होना चाहिए ना, मतलब ट्रायंगल बनेगा, क्लोज ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो कौन 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 वाला एंगल है, देखो कौन सा कौन एंगल है, देखो देखो कौन कौन क्या है यहाँ पर, F1 और F2, कौन है F1 कौन F2 है, ये F1 है और ये F2 है, दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, तो F1 को अगर स्लाइड कराएगा तो ये ना, F1 को स्लाइड करेगा तो ये वाला हो गया, और ये F2 हो गया, तो ये वाला क्या है तेरा, गामा नहीं आया, चमका क्या हुआ, इसी को स्लाइड कर दो, F1 को आगे स्लाइड कर दो और F2 को वैसे ही रहने दो, स्लाइड किया तो F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है, तो यहाँ भी कितना एंगल, गामा। अच्छा, अब देखो F3 और F2 के बीच में निकालना है, तो ये एंगल कितना है, अल्फा। क्या करेंगे यहाँ पर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंगल स्लाइड द वेक्टर, स्लाइड खेल दो इसको, तो ये वाला क्या होगा, इसको स्लाइड करेगा तो ये F2 चला जाएगा इधर, तो दिस एंगल विल बी व्हाट, ठीक। अच्छा, इसको इधर आगे स्लाइड करा दो तो ये F3 है, इधर F1 है, तो ये वाला क्या होगा, बीटा। अब लैमिस थ्योरम को प्रूव कर दे रहे हैं हम, देखो प्रूफ ऑफ लैमिस थ्योरम, ये कुछ नहीं है बल्कि साइन रूल ही है, ये क्या है, साइन रूल कह लो, लैमिस थ्योरम कह लो, बात बराबर, साइन रूल से ये डिराइव हो जाएगा। देखो साइन रूल में याद करो कैसे कैसे लिए थे, देखो A B C, ये B हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया, बोल क्लियर है। याद करो साइन रूल में हम लोग क्या किए थे, अगर ये वाला A लेंगे तो क्या लिए थे, ऐसे, अगर B लेंथ का साइन साइन ऑफ, और ये C लिए थे तो ठीक है, या फिर इसका ये भी ट्रू है, तुम चाहो तो ये भी लिख लो, ये भी लिखो, रेशियो है ना, पलट दो ऐसे, ऐसा हाँ, साइन C बाई व्हाट, C ऐसे। अब देखो यहाँ पर अगर करा जाए तो ABC है क्या, लेंथ ऑफ द वेक्टर, तो बोलो क्या होगा, तो ये अगर बीटा है तो बोलिए क्या लेना होगा, 180 माइनस बीटा होगा, देखो, अरे बोलो, ये टोटल 180 होता है, जिसमें से ये बीटा हो चुका है, तो बाकी कितना बचा, अच्छा ये अल्फा है तो बाकी का एंगल 180 माइनस अल्फा ऐसे, और ये गामा है तो ये वाला क्या। अब इसमें अगर हम साइन रूल लगाएंगे तो अगर हम F2 का मॉड ले रहे हैं, किसका, तो बोल क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ 180 माइनस व्हाट, नहीं आया, अरे बोलो। फिर अगर हम F3 ले तो
साइन ऑफ 180 माइनस गामा, ऐसे। अब क्या लें, F1 बोला जाए, साइन ऑफ 180 माइनस, ऐसे। और इसके अलावा तूने पढ़ा होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और चूंकि 180 है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज। इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसा कि हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़े थे। तब क्या होगा, F2 का मॉड बाई व्हाट, साइन बीटा इक्वल टू F1 का मॉड, क्या वही है, प्रूव हो गया। मतलब वी हैव प्रूव लैमिस थ्योरम बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, साइन रूल। ठीक, तो ये कब कब अप्लाई होगा, ओनली 3/4 कोप्लेनर ऐसे होगा। तो ये सवाल भी लैमिस थ्योरम का हेल्प से बन जाएगा। ठीक है, देखो यही ना है। तो अगर फिगर से देखो बनाया जाए तो देखो कैसे कैसे, देख तुरंत कैसे बनता है। देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ये कितना है बोल, फिगर देखो, नहीं नहीं ये कितना एंगल है, ये वाला 37। और क्या फोर्स का नाम, T2। ये बोलो ये कितना, और ये वाला 100। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लैमिस थ्योरम, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट, वी शुड हैव एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। सारे फोर्स के बीच में एंगल चाहिए, तभी हम लोग लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो कैसे कैसे एंगल होगा। ये तेरा 53 है, ये 37 है। कौन वाला, 100 अच्छा हाँ, ये 5 kg है ना, तो 5 kg है तो 100 पे काम होगा। हाँ वेरी गुड, ये होगा 100 पे, सॉरी 50 पे काम होगा। अब देखो सुनो, अब ये 53 है 37, तो बोले ये दोनों T1 और T2 के बीच में कितना एंगल होगा, 90 हुआ। ये 53 है और ये क्या है 90, ये दोनों के बीच में क्या हो गया 90 प्लस 53, ऐसे। ये 50 है और ये 37 है, ये दोनों के बीच में 90 प्लस, अरे बोलो कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो लैमिस थ्योरम होने के लिए 3 चीज चाहिए, 4 चीज। क्या चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या ओनली 3 फोर्सेस आर देयर, यस। क्या कोप्लेनर, क्या इक्विलिब्रियम क्योंकि ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड, और कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब कि तीनों फोर्स एक ही जगह से पास करना चाहिए। कंकरेंट का मतलब तीनों फोर्स एक ही जगह से पास करना चाहिए, तीनों फोर्स। तो क्या एक ही ऑब्जेक्ट से पास कर रहा है, दैट इज 5 किलो का जो मुर्गा है उसी से पास कर रहा है, सब उसी पे तो लग रहा है ना। धरती माँ का इफेक्ट उसी पे, T1 उसी पे, T2 उसी पे, कोई दिक्कत वाली बात। तो बोल अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम क्या लिखेंगे। अब लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, T2 बाई साइन ऑफ 90 प्लस, ऐसे। ठीक है, T1 बाई 90 प्लस 50 बाई, नहीं अगर T2 लेंगे तो साइन ऑफ दिस एंगल, T1 लेंगे तो साइन ऑफ, और क्या 50 लेंगे तो साइन ऑफ 90, इसके ऊपर अपोजिट 90 है ना। इसके अलावा फॉर्मूला साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, क्या लिखते हैं देखो, पहले तो साइन बताओ कौन सा कि साइन होगा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका साइन होगा प्लस, और 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा, तो बोल क्या लिखेगा, T2 बाई कॉस 1 लेना होगा, 1 लिखना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इससे इक्वेट करो तो क्या आएगा, तो T2 बाई कॉस 53 डिग्री इक्वल टू व्हाट 50। ठीक है, और इसको इसके साथ इक्वेट करो तो T1 बाई कॉस 37 डिग्री इक्वल टू व्हाट 50। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा, T1 इक्वल टू 50 कॉस 53, अरे बोलो। और ये सॉरी ये T2 बराबर, और T1 बराबर कितना 50 कॉस 37। अच्छा कॉस 53 कितना होता है 3/5, तो कितना आ जाएगा कॉस 3/5 कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 हो गया। और ये बोलो 40, देख रहा है।
तो यहाँ से भी T1 और T2 का वैल्यू 30 और 40 आ गया। कौन ज्यादा आसान? लैमिस थ्योरम थोड़ा आसान हो गया, लेकिन इसके लिए इसका ड्रॉबैक क्या है? हाँ, ये सिर्फ तीन ही फोर्स के लिए अप्लाई होता है, यही इसका ड्रॉबैक है, बट बनता है जल्दी से। लेकिन इसका क्या फायदा है कि अगर 3 हो, 30,000 हो, 30 लाख भी हो, सबका भी वैसे ही करेंगे, सबको ए आई कैप प्लस बी सबको लिखेंगे, दो ही इक्वेशन बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इक्वल टू 0 वाला और कोफिशिएंट ऑफ, लेकिन बनता है समय थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन बनेगा सबके लिए। कोई दिक्कत वाली बात? थोड़ा बहुत फील आया इक्विलिब्रियम का? इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट?